हम हमारे घर के लोगों की देखभाल कर पाएँ, फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाएँ। दूसरा जो एजेंडा रहता है, डॉक्टर जिस सबसे बड़ी चीज़ के लिए भूखा होता है वो होता है अपने नाम का। अपने नाम के लिए वो कुछ भी करने को तैयार होता है। और जब एक डॉक्टर एक स्टेटस पे पहुंच जाता है, जब एक लेवल पे पहुंच जाता है, उसके लिए उसके बाद से पैसा ज़्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि एक कॉमन ह्यूमन बीइंग की जो रिक्वायरमेंट होती है वो मात्र 1 से 2 लाख रुपए की होती है। 2 लाख रुपए के बाद में दिल्ली जैसे शहर में अगर कोई भी व्यक्ति उससे ज़्यादा कमाता है तो उसके लिए वो एक्स्ट्रा इनकम कह दो या उसके लिए एक्स्ट्रा अमाउंट है, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए रहता। मैंने शुरू से अपनी लाइफ में कभी भी पैसों के लिए पहले दिन से नहीं भागा। ऊपर वाले की और आप जैसे भाई लोगों की, बड़े बुजुर्गों की बहुत कृपा रही, पैसे की कभी कमी नहीं हुई। मैं आगे अपने हुनर में बढ़ता रहा। मैंने बहुत सारे विदेशी, जैसे कि अनिल जी ने भी बताया कि बहुत सारे विदेशों में जाके बड़े बड़े अस्पतालों में भी मैं सर्जरी करके आया पिछले 25 सालों में। मैं इराक, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, न जाने कौन सी कंट्रीज़ में मैंने जाके सर्जरीज करी। वहाँ पे भी लोगों को मैंने ठीक किया और आज उन्हीं लोगों के कारण से वो सारे पेशेंट मुझे मेरी कंट्री में, आज हिंदुस्तान में हम लोग एक बड़े एम्बेसडर हैं कि हमारे पास इराक से, हमारे पास अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, उज़्बेकिस्तान, ताशकंद, न जाने कौन सी कंट्रीज से मरीज आते हो ऑपरेट करा, सर्जरी कराने के लिए। आप सभी लोगों के लिए जो आपके क्वेश्चन दिमाग में है वो मैं समझता हूँ। देखिए, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी ब्लॉकेज या कोई भी हार्ट की प्रॉब्लम जो होती है वो सडनली अपीयर नहीं होती। पहली बात तो ये है। इसके लिए जो सभी लोगों को बीमारियां जो है वो 30 साल के बाद हमारे शरीर में ब्लॉकेजेस होने शुरू हो जाते हैं। या अगर मैं आपको और भी पीछे ले जाऊं तो मैं ऐसा कह सकता हूं, 17-18 साल की उम्र से हमारे शरीर में चिकनावट जमनी शुरू हो जाती है और वो जाके जो है कुछ लोगों में 40 से 50 साल की उम्र के अंदर वो उसके सिम्टम्स अपीयर होते हैं, कुछ लोगों में वो 60 से 70 साल की उम्र में जाके होते हैं। तो एज का डिफरेंस जो है वो कुछ कारणों से आता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे 5 फैक्टर जिसके बारे में हम बार बार डिस्क्राइब करते हैं, हम लोगों को समझाते हैं, वो 5 मेजर रिस्क फैक्टर्स हम लोगों को हमेशा ध्यान रखने चाहिए। एक होता है ब्लड प्रेशर, जो कि सारे करीब आप मेरे में से यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, मैं कह सकता हूँ कि 70 से 80% लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी रहती है। और हमारे बीकानेर में सबसे ज़्यादा यंगर एज ग्रुप में ब्लड प्रेशर होता है, ये मुझे मालूम है, आप भी जानोगे इस बात को। सभी लोगों को हमारे बीकानेर की जो बेसिक प्रॉब्लम है वो ये है, हमारे खान पान में जो हम भुजिया, पापड़ और जो भी चीज़ें नमकीन ज़्यादा खाते हैं उसके अंदर नमक की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। और नमक जो है हमारे ब्लड प्रेशर के लिए डिट्रीमेंटल है। तो नमक का सेवन अगर हम कम करेंगे, जितना कम से कम पॉसिबल हो, क्योंकि देखो अभी ये जितनी भी चीज़ें हैं इसमें सब में नमक है। आप चाहे कचौरी ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, इसमें नमक है। और भुजिया में अक्सर नमक ज़्यादा होता है, पापड़ में भी होता है। तो ये सब चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। हालांकि हो नहीं सकती, मैं जानता हूँ इस बात को। पहली बात ये है कि ब्लड प्रेशर सबसे बड़ा डिट्रीमेंटल फैक्टर है जिसके कारण से ज़्यादातर लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है। दूसरा, हमारी फैमिली हिस्ट्री होती है जो कि बड़ी सिग्निफिकेंट होती है। जैसे कि हमारे घर में अगर किसी हमारे भाई को या हमारे पिताजी को या हमारी माताजी को कोई बीमारी हुई है तो उसमें हमारे को 2 गुना संभावना ये रहती है कि हम हार्ट रोग से ग्रसित हो सकते हैं, नंबर 2। नंबर 3, हमारे में से जो बहुत सारे, मैं ये कहूँगा करीब 60% लोगों को डायबिटीज़ भी होती है। एक डायबिटीज़ मेजर रिस्क फैक्टर है। और तीसरा रिस्क फैक्टर हो गया डायबिटीज़। उसके अलावा हम लोग पान, गुटखा और स्मोकिंग तो मुझे नहीं पता कितने लोग करते हैं, लेकिन स्मोकिंग भी एक उसमें मेजर फैक्टर है। लेकिन हाँ, जो हम तंबाकू का सेवन किसी भी प्रकार से अगर करते हैं तो वो एक रिस्क फैक्टर के माना जाता है। WHO ने एक नया रिस्क फैक्टर अब ऐड ऑन किया और वो है हमारा पॉल्यूशन, जो हम कहते हैं, जिसके बारे में बार बार हमारे टीवी चैनल्स पे हम लोग डिस्कशन में भाग लेते हैं। तो हम बताते हैं कि पॉल्यूशन भी जो है हमारे लिए एक प्रकार का डिट्रीमेंटल फैक्टर है जिसके कारण से लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है। तो ये तो 6 कारण कॉमन हो गए कि इसके कारण से होती है। उसके बाद क्या होता है कि इससे बचने की जो आप लोग संभावना है, जिसको हम कहते हैं कि हार्ट से आगे हम हार्ट की प्रॉब्लम नहीं हो, तो अगर हम इन 5 फैक्टर्स को कंट्रोल करते हैं तो उसके द्वारा हम हमारी बीमारी को जो है वो रोक सकते हैं, कुछ सालों के लिए डिले कर सकते हैं, या हम उस बीमारी से बच सकते हैं। जैसे कि अगर हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखते हैं तो ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल
पहले हम लोग कहते थे कि अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऊपर वाला जिसको आप बोलते हो अपनी कॉमन लैंग्वेज में, वो अगर 140 से कम है तो इसका मतलब वो नॉर्मल है। लेकिन अब रिसेंटली जो हमारी नई गाइडलाइंस आई है उसके अनुसार ऊपर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 130 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और नीचे वाला जिसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं वो 90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी व्यक्ति का ये ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा रहता है तो उसको अपने फिजिशियन से मिलके उसको कंट्रोल करना चाहिए, जो कि सबसे मेजर रिस्क फैक्टर है हिंदुस्तान में, बीकानेर में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में। बहुत यंग से एज ग्रुप में आप देखोगे कि 30 से 35-40 साल की उम्र में ही लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है। दूसरा, हमारी जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल का बेसिक मीनिंग ये हुआ कि हम लोग ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि जो सिटी में हमारे जो मकान हैं या हमारे शहर के अंदर मैं देखता हूँ कि ज़्यादा खेलने के कूदने के या हमारे घूमने के ज़्यादा एरियाज नहीं है, पार्क्स नहीं है, तो उसके कारण से हमारी लाइफस्टाइल थोड़ी जो है वो ऐसी हो जाती है कि हम सुबह उठे, नहाए धोए और अपने जॉब पे गए, शाम को आए, फिर टीवी देखा, फिर सो गए। एक तरीके से सेडेंट्री लाइफस्टाइल होती है। तो इस सेडेंट्री लाइफस्टाइल से बच अगर मैं ये कहूँ कि जो आज के ज़माने में जो हमारी हार्ट की प्रॉब्लम है, ये एक्चुअली हमारी इसी लाइफस्टाइल के कारण लोगों में ज़्यादा जो है वो अपीयर हो रही है। मैं एक ज़माने में जब यहाँ कल ही मैं अपने भाई को बता रहा था कि मैं यहाँ पे जब सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज में था तो मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिव जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ हुआ करती थी उसमें से मैं एक था। मैं यहाँ पे कॉलेज का क्रिकेट का कैप्टन रहा 5 साल। मैंने बीकानेर को कार्विन शील्ड में रिप्रेजेंट किया। मैं अपने कॉलेज का डिस्कस थ्रोअर था और मुझे याद है सन 1984 में 85 में मार्गरेट अल्वा जब केंद्र की मंत्री हुआ करती थी तो उन्होंने मुझे फर्स्ट प्राइज़ दिया था मेरे कॉलेज में आके। तो मैं स्पोर्ट्स पर्सनालिटी शुरू से रहा हूँ। हाँ, ये बात है कि पिछले दिनों जब मेरे कुछ फ्रैक्चर वगैरह हो गया तो मैंने भी थोड़ा वेट अपना गेन कर लिया, वरना मैं आज भी कम से कम दिन में 7.5 से 8 किलोमीटर रोज़ पैदल चलता हूँ देख के। और आप लोग भी कर सकते, बड़ा आसान तरीका है। एक इसका बड़ा, आप सभी लोगों के पास में एक मोबाइल है, मोबाइल के अंदर एक पीडोमीटर करके एक छोटी सी वो ऐप आती है, उसको आप डाउनलोड कर लो और उसमें एक आपके स्टेप काउंट का नंबर होता है। दिन में सभी लोग ये कोशिश करो 10,000 से लेके 12,000 कदम अगर हम लोग चल लेते हैं किसी भी प्रकार से, मोबाइल हर समय में अपने जेब में रहता ही है और वो ऑटोमेटिकली आपका नंबर ऑफ कितने आप चले हैं कितने वो उसमें काउंट होता जाता है। तो सिंपल से स्टेप से बहुत सारे लोग आजकल आईफोन की वॉचेस यूज़ करते हैं, बहुत सारे और भी ऐप्स आ गए हैं, तो उसको इस्तेमाल करके हमारी फिजिकल एक्टिविटी जो है वो आप बढ़ाएं। जितने ज़्यादा चलेंगे, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, जहाँ पे अपने पास लिफ्ट है वहाँ पे भी अगर हम सीढ़ियों से चढ़ें और नीचे उतरें तो वो एक अच्छी एक्सरसाइज होती है। हमारे घरों में तो हमारे पुराने घर हैं उसमें तो सीढ़ियाँ वही करती है, तो उनको अवॉइड ना करें। तो उससे क्या रहता है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी होती है और उसके कारण से जो हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल जो बनता है उसको बनने की संभावना कम रहती है। तीसरी जो चौथी चार्ज आपने जो कहा था खान पान का जहाँ तक संबंध है, तो जैसे मैंने एक पॉइंट तो आपको बताया कि हमारे यहाँ पे सॉल्ट इंटेक बहुत ज़्यादा है, उसी के साथ साथ हमारा फैट इंटेक भी बहुत ज़्यादा है। फैट हम 2 तरीके से कंज्यूम करते हैं, एक तो घी के द्वारा और एक करते हैं हम ऑयल के द्वारा। ज़्यादातर घरों में आजकल सब लोगों के यहाँ प्रचलन ये हुआ कि भाई घी को हम लोग जितना अवॉइड कर सकें उतना है, लेकिन हम लोग ऐसा कहते हैं कि मॉडरेट अमाउंट में अगर हम घी और मक्खन का इस्तेमाल करें और साथ ही साथ कोई भी डबल रिफाइंड ऑयल, जैसा कि आपने कहा कि मूंगफली का तेल या राइस ब्रान या सनफ्लावर ऑयल कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम बार बार इसलिए कहते हैं क्योंकि हम ये कहते हैं कि जो कोई भी डबल रिफाइंड ऑयल जो होता है वो हमारे सेहत के लिए ठीक है। कंटेंट जो कंपनी लिख के बेचती है वो एक्चुअल में नहीं होता, ये बिल्कुल फैक्ट है। वो बदलने से हमारा ये रहता है कि जो कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल जो हमारे शरीर में ज़्यादा बनता है, जिसको हम LDL कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, वो LDL कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अकेला फैट ही उसके लिए जिम्मेवार नहीं है। हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट का इंटेक है, जैसे कि हम कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में लेते हैं, जैसे कि हम घर में रोटी खाते हैं, तो मैं आप सब लोगों के छोटी छोटी 2-3 टिप्स देता हूं जो आप अपने घर में अगर कोशिश करेंगे, जो मैं अपने लाइफ में अपने लिए यूज़ करता हूं, वो आप कर सकते हैं। एक ये है कि
अपने घर में हम लोग जो आटा यूज़ करते हैं आज के ज़माने में, पता नहीं मुझे बीकानेर में तो क्या, हमारे यहाँ दिल्ली में तो गेहूं से वो पिसा हुआ आटा एक पैकेट में आता है, वही हम लोग इस्तेमाल करते थे। तो हम लोगों ने उसका बड़ा सिंपल तरीका निकाला कि वो पंच बेल का अपने यहाँ पे एक आटा आता है जिसके अंदर 5 गेहूं होता है, चना होता है, उसके अंदर रागी होती है और जौ होता है। ये 4, एक आप अपने आटे को थोड़ा सा चेंज कर लो। इंस्टेड ऑफ ईटिंग नॉर्मल अपना राइस, ये सॉरी नॉर्मल गेहूं का आटा, इसको एक मिक्स करके आप अगर इस्तेमाल करोगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका सो कॉल्ड, हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है, वो कम हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा शरीर में कम हो जाएगी, तो आपका ऑटोमेटिकली जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो थोड़ा कम रहेगा। उसके बाद में जो सेकंड ऑयल के बारे में जो आपको मैंने बताया, ऑयल कोई भी डबल रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। 3-4 अपन कॉमन यही यूज़ करते हैं अपने घरों में, राइस ब्रान हो गया या सनफ्लावर हो गया, मूंगफली का तेल हो गया। और घी की मात्रा भी हम बिल्कुल नहीं कहते कि आप घी बंद कर दो, क्योंकि घी ऐसा माना जाता है कि जो है बहुत अच्छा हमारे शरीर के लिए। हाँ, वो पहले के ज़माने में जितना हम घी इस्तेमाल करते थे, हालांकि हमारे शादी ब्याहों में तो अभी भी उतना ही घी यूज़ होता है, लेकिन ये कि उसको अगर मॉडरेट अमाउंट में यूज़ करें तो वो भी हमारे लिए हेल्दी होता है। इसी के साथ साथ फिज़िकल एक्टिविटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और फिज़िकल एक्टिविटी में जो अब हम लोग जो मैं भी करता हूँ, पता नहीं है बीकानेर में तो शायद पॉसिबल नहीं होगा, मैं करीब 20 से 22 किलोमीटर साइकिलिंग सुबह 1.5-2 घंटे में करता हूँ, और हफ्ते में 2 दिन करता हूँ, क्योंकि हर हफ्ते भर तो पॉसिबल नहीं होता। सैटरडे संडे के दिन में जो है, क्योंकि उस समय हमारा काम कम होता है, तो सैटरडे संडे के दिन करीब 20-21 किलोमीटर की साइकिलिंग मैं रोज़ करता हूँ। वो सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है। अगर वॉक के पहले या नंबर 1 एक्सरसाइज जो हमारे पूरे शरीर के लिए सबसे अच्छी है, वो है हमारी साइकिलिंग। वो हमारे किसी भी उम्र में की जा सकती है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि जैसे 50 साल जब मैं भी यहाँ कॉलेज में साइकिल से ही जाया करता था, डूंगर कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में हम लोग साइकिल ही इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब दिल्ली चले गए तो उसके बाद वहाँ 2 व्हीलर 4 व्हीलर ये सब आ गए, तो उसके बाद हमने वो बंद कर दिया। लेकिन रिसेंटली में भी अबाउट 15-20 साल पहले हम लोगों ने वापस से अपने आप को वो साइकिल, तो शुरू के दिनों में थोड़ा डर लगता है कि आप साइकिल चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे, लेकिन उसको अगर अपन एक नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी के रूप में अगर अडॉप्ट कर लें कि नहीं, हमें आजकल तो बहुत अच्छी साइकिलें आती हैं, सस्ती भी आती हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत महंगी साइकिलें आती हैं। और अपने यहाँ बीकानेर में तो अपन बीकानेर से बाहर कोडम, देसर और ये तमाम बड़ी रोड्स हैं जिसके ऊपर अपन साइकिल लेके, हमारे यहाँ दिल्ली में क्या है कि हम लोगों का एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें करीब हम 45-50 लोग हैं जो सुबह 5:30 बजे उठते हैं और सब लोग एक दूसरे को उठाते हैं। ग्रुप साइकिलिंग जिसको सो कॉल्ड कहते हैं, वो हमें बीकानेर में एनकरेज करना चाहिए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। उसके अंदर आपको घुटनों की प्रॉब्लम से भी आप अपने आप को दूर कर सकते हो। घुटने भी आपको बहुत जल्दी उम्र में, जैसे देखते हैं अपन लोगों के घुटने भी खराब हो जाते हैं। साथ ही साथ जो डायबिटिक्स हैं उनको भी बहुत फ़ायदा मिलता है कि उनकी जो दिन में डायबिटीज़ की जो साइकिल ऊपर नीचे होती रहती है वो भी एक स्टैंड स्टिल हो जाती है। साथ ही साथ हार्ट के पेशेंट्स के लिए तो बेनिफिशियल है, हार्ट के प्रिवेंशन के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। उसके अलावा अगर अपन जिमिंग करें या अपन बाहर ये घूमने जाएं 7-8 किलोमीटर पर डे दौड़ सकें तो दौड़, ये सारी एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो हम थोड़ा रिट्रोस्पेक्टिवली चलें तो हम कुछ साल पहले, बहुत साल 30-40 साल पहले जाएं तो हमारे घरों में उस समय में ये सब नहीं आते थे, गुजिया पापड़ वगैरह। आप अगर याद करो तो अपने जो घरों में हम लोग सबसे पहले क्या देते थे, यही देते थे, काजू बादाम। तो सबसे अच्छा हम लोग कहते हैं कि अगर आपको कभी भी भूख भी लगे ना, जैसे मान लो आप ऑफिस से गए और आपको लगा कि नहीं मुझे आप थोड़ी सी भूख लग रही है, तो आप ये जो इसके अंदर भी ये जो क्या बोलते हैं बादाम पिस्ता अगर अपन घर में थोड़ा सेवन करें तो ये हमारे हार्ट के लिए बड़े प्रोटेक्टिव होती है। काजू उतना प्रोटेक्टिव नहीं है। काजू वंस अगेन इज अ हाई कैलोरी डाइट, तो इसको हम लोग कहते हैं अवॉइड करें ज़्यादा अच्छा। हालांकि पसंद काजू ही आता है, काजू और किशमिश। तो किशमिश हो गया और उसके अंदर बादाम हो गया, पिस्ता हो गया, ये जो है नॉर्मली हम लोग वो यूज़ करते हैं। आप याद करो, हम बहुत साल पहले अपने घरों में जब हमारे यहाँ बहुत रिफाइंड खाना नहीं आता था
उस ज़माने में हम मूंग, मोठ और क्या नाम से चने ये इस्तेमाल करते थे। एक हम वो अपने यहाँ पे बीकानेर में मिलते भी मखाना, अगर आप ध्यान दो, मखाने, सफ़ेद मखाना, गोल मखाने, वो आप स्नैक्स के लिए बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि आजकल क्या है, ये भुने हुए चने इन सब को मिक्स करके आप अगर अपने जब भी आपको भूख लगे तो आप खा लो। हम लोग अपने लंच में भी जब है आजकल उबली हुई सब्जियां खाते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो मैं करता हूँ वो सभी को करना है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा लाइफस्टाइल बदलने की ज़रूरत है। वो स्पेशली 40 साल की बाद के जो भी हम उम्र के जो लोग हैं, उनको हमारी चपाती की मात्रा दिन में कम करनी है, थोड़ा सा आटे का मॉडिफिकेशन करना है। और हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली मैंने ये एक्सपेरिमेंट अपने खुद के ऊपर करके देखा और मैंने पाया है कि मेरा खुद का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल से जो कि पहले मेरा करीब 170-180 के करीब रहता था, वो ऑटोमेटिकली जब मैंने अपनी डाइट चेंज की तो 120, 130, 140 बगैर किसी दवाई के रहता है। तो उसके अंदर आप आटे के साथ मैं ऐसे डिवाइड करता हूँ कि जब आप इवन यहाँ भी आते हैं या अपने जॉब करने भी जाते हैं तो आप उसको एक डिवाइड कर दो कि जैसे हफ्ते में अगर आप 5 दिन जॉब पे जा रहे हो, सैटरडे संडे जाए प्रोबेबली आप लोगों की भी छुट्टी रहती होगी, तो उन दिनों में क्या करो कि 2 दिन आप मिक्स्ड जो मैंने बताई रोटी वैसी ले जाओ, 2 दिन बाजरे की रोटी। मैं बाजरे की रोटी बड़ी पसंद करता हूँ और उसकी कैलोरी इंटेक या ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका बहुत कम होता है, साथ ही साथ उसमें आयरन भी होता है, तो वो हमारे पाचन क्रिया के लिए भी अच्छा होता है। हालांकि लोग कहते हैं कि गर्मी के दिनों में उसको नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये है कि अभी सर्दी का समय है, एक उसका आटे का इस्तेमाल किया जा सकता है। और एक जो है साथ ही साथ तीसरा उसका ज्वार रागी, हाँ रागी और ज्वार का मिक्स करके और उसके भी पराठे लोग बनाते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। और ये अपना बेसन का उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी मॉडिफाई करने की, उसी के साथ साथ अगर अपन फलों का सेवन जो भी सीजनल फल अपने को मिल रहे हैं अभी भी, जैसे पपीता हो गया, अभी एप्पल बहुत मिलते हैं, इन सब चीज़ों का अगर इस्तेमाल बढ़ा लें, उसका कंटेंट बढ़ाना है। हम लोगों की बेसिक नेचर क्या है कि मारवाड़ी लोग हैं, सभी लोग मारवाड़ी लोगों में हमारे यहाँ सॉलिड खाना जो है वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। जैसे कि रोटी हो गया, जैसे मेरे को याद है हम भी कॉलेज के दिनों में जब शाम को 4-5 बजे भूखे आते थे तो हमारी माँ से हम वो सुबह की बनी हुई रोटी उसके ऊपर अचार लेके खाना खाया करते थे। मैं भी वो दिन नहीं भुलाऊँ अभी भी पर वो अब सब हम लोगों ने अपने घर में बंद कर दिया है, क्योंकि वो अनहेल्दी डाइट मानी जाती है। उस समय में आके हम लोग ये, जैसे मैंने बताया आपको कि ये खा लिया, कभी बादाम खा ली, कभी वो पोहा खा लिया बनवा के, सूजी का जो आप कहते हो सो कॉल्ड सूजी का, हाँ, उपमा बना के खा लिया। वेजिटेबल उपमा बहुत अच्छा हो। थोड़ा सा डाइटरी मॉडिफिकेशन करोगे तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा अपन लोगों को दवाइयाँ या इसके लिए भागने की ज़रूरत है। तो अपन ये काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और ये सभी जो 40 साल से उम्र के बड़े लोग हैं सभी को कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोगों की जो आदत है ना वो ये है कि हम लोग फल को मतलब कुछ पता नहीं, ये नेचर मेरी भी थी, पता नहीं आप लोगों की कैसी नेचर है, मेरे को पता नहीं है, फल को देख के ऐसा लगता था कि ये क्या है, बेकार है, इससे बेहतर अगर कचौरी मिल जाए तो मैं पहले ये खा लूँ। ये एक ज़माने में नेचर थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने अपनी नेचर बदली। और अब अगर मुझे पहले फल दिखाई देता है तो मैं पहले फल को खाना पसंद करता हूँ, उसके बाद अगर पेट में जगह है तो फिर कोशिश करूँगा कि मैं आधी कचौरी खाऊँ। तो थोड़ा नेचर बदलने की भी, अपने को मानसिकता बदलने की ज़रूरत भी होती है। और अगर मानसिकता बदल लेते हैं ना तो मुझे नहीं लगता कि जो है हमारे को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स और आप लोगों को जस्ट बताऊंगा नॉलेज के लिए। एक बाय द वे, किसी भी को अगर व्यक्ति को हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो उसको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आज के ज़माने में जिस प्रकार का इलाज पॉसिबल है उसमें मैं आपको विद गारंटी कह सकता हूँ कि जो मौत होने की संभावना है वो मात्र 2% होती है। मतलब ये हुआ कि अगर हम 100 लोगों को इलाज करते हैं तो उसमें से 98% जो हमारी एक्यूरेसी है उसके साथ मरीज घर होके ठीक होके जाता ही है। सालों साल हमारे अस्पतालों में हम लोग देखते हैं हमारे मरीजों की मोर्टेलिटी या उनकी मौतें नहीं होती।
तो ये आप अपने मन में एक डर रहता है ना कि पता नहीं हम जाएंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, पता नहीं कैसा होगा। ऐसा नहीं है। जो अच्छे अस्पताल हैं, जो अच्छे प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं, उनके यहाँ पे जो सक्सेस रेट है वो ऑलमोस्ट 98 से 99% की। चाहे हमें छल्ला डलवाना पड़े, चाहे हमारा बाईपास करवाना पड़े। आज के ज़माने में बाईपास सर्जरी सबसे आसान, सबसे सिंपल, समय पे अगर कराया जाए तो उसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स बहुत बढ़िया हैं। आप मेरे ये तो अनिल जी का तो आपने एक सुना, बीकानेर में इटसेल्फ में कम से कम 70-80 लोग, 100 लोग ऐसे होंगे जिनका सर्जरी मेरे हाथ का किए हुआ है, और ज़्यादातर सभी लोग जो हैं वो ठीक हैं और बरसों बरस ठीक है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए अपने मन में जो एक डर, सर्जरी के प्रति जो डर है ना, वो अपने को बिल्कुल नहीं रखना। अगर सर्जरी किसी की बाय द वे करवानी भी पड़े तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इतना जो है, जैसा कि आप सभी लोगों ने भी ये कि एक अच्छे अस्पताल में एक अच्छे डॉक्टर से अगर आपकी मुलाकात हो जाए, और समय बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और डॉक्टर पे ट्रस्ट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। मैं ऐसा मानता हूँ कि, और ये हमारी पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मरीज एक से अधिक डॉक्टरों के संपर्क में आता है, वो मोस्टली कंफ्यूज हो जाता है और वो ऐसा इलाज करवा बैठता है जो कि उसके लिए ठीक नहीं होता, या वो ऐसे गलत हाथों में चला जाता है। उसके बाद में जो है वो तो कुछ नहीं कर सकता बेचारे, उसके परिवार के लोगों को फिर आगे चल के दुख होता है। तो पहली जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, अस्पताल, एक डॉक्टर में ट्रस्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद अगर हमने समय पे कोई भी इलाज कराया और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा वैसा अगर हमने इलाज करा लिया, तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि ऐसा कोई अस्पताल नहीं है, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जिसके हाथ से 98-99% की सक्सेस रेट नहीं है। बहुत कम डॉक्टर ऐसे होते हैं जो ये कहेंगे कि जी नहीं 10% संभावना है मर जाएगा मरीज, 80% संभावना है मर जाएगा मरीज। हाँ, रिसेंटली अभी कोई यहाँ बीकानेर से मेरे पास एक पेशेंट आए थे, तो वो यहाँ लोकल किसी डॉक्टर से मिले होंगे, तो उन्होंने उनको उनकी संभावित मौत की परसेंटेज करीब 25-30% बताई, या पता नहीं 80% बताई होगी, मेरे को अब याद नहीं है। लेकिन जब हमने उनकी सर्जरी की, वो ठीक ठाक जब हो गए, तब उन्होंने मुझे ये बात बाद में बताई और सालों बाद की, डॉक्टर साहब हम जब आपसे उस समय में मिले थे तो आपको तो हमने बताया नहीं, लेकिन हम जो बीकानेर से डॉक्टर से मिले थे उन्होंने उनको ये कहा कि साहब हम 80% संभावना है कि आप मर जाओगे, 20% संभावना है कि आप बचोगे। लेकिन यहाँ पे तो मैं रोज़ देखता हूँ कि इतने मरीज़ रोज़ डिस्चार्ज होते हैं, और मैंने आज तक यहाँ पे कोई मौत होने की कोई इंसिडेंट सुना नहीं। तो मैंने उनको कहा कि वो हर समय जगह के अनुसार चीज़ों में काफ़ी बदलाव होता है। जैसा कि अनिल जी ने भी देखा है वहाँ पे कि हमारे यहाँ पे क्या है कि एक तो काफ़ी बड़ी टीम है हम लोगों की, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं उसके अंदर, और बहुत सारी मशीनें, और सब मशीनें अब फोर्टिस्क्यू की एक तो लीडिंग ब्रांड भी है, और बहुत बड़ा अस्पताल है। कम से कम हम उस अस्पताल इत्सल में भी 2-2.5 हज़ार डॉक्टर काम करते हैं, और सारी स्पेशलिटी भी वहाँ उपलब्ध है। तो होता क्या है कि कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट रहता है। इन केस कि अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम के साथ साथ कोई दूसरी प्रॉब्लम भी निकल आए, तो उसके लिए भी हमारे पास एक अच्छा जो है डॉक्टर उपलब्ध है, जिसके ऊपर पर ट्रस्ट करके उससे इलाज करा सकते हैं। अब आजकल जो जब हमने अपना कैरियर शुरू किया था 98 में, तो उस समय में कुछ अलग प्रॉब्लम्स थी। उस समय में जो हमारा एस्कॉर्ट्स, आपने सुना होगा पुराना, जो ओखला का जो हमारा नया पुराना हॉस्पिटल है, ओखला हॉस्पिटल एक सिर्फ हमारा हार्ट का हॉस्पिटल हुआ करता था। लेकिन वहाँ हमें एक प्रॉब्लम फेस करने को मिलती थी कि जैसे मान लो जब कभी कोई उम्र में 50-60 से बड़ा उम्र का व्यक्ति इलाज कराने जाता है, तो उसके साथ में संभावित ये होती है कि हार्ट की प्रॉब्लम के साथ ही साथ उसको और भी बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। जैसे किसी को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होगी, किसी को गॉल स्टोन्स की बीमारी भी एसोसिएटेड होती है। तो उसमें क्या होता था कि फिर हमें उन मरीजों को थोड़े दिन के लिए अलग रखना पड़ता था। उनका डॉक्टर हम किसी दूसरे अस्पताल से बुलाते थे, तो वो आके उसका संभावित इलाज करता था, फिर जाके हम उनका इलाज कर पाते थे। तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती थी। लेकिन अब क्या हुआ कि उस हॉस्पिटल को भी हम लोगों ने मल्टी स्पेशलिटी में कन्वर्ट कर दिया। उसका फ़ायदा हम लोगों को ये मिलता है कि आपको अगर यूरोलॉजी की प्रॉब्लम भी है तो वो भी वहीं से आके डॉक्टर इलाज कर देता है और तुरंत हो जाता है। तो ये एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की एक खूबी ये है कि जो है उसमें सारे विभाग जो हैं वो एक ही छत के नीचे हैं, और इसलिए अच्छा इलाज पूरा एज एन होल वो हो जाता है।
बाईपास सर्जरी का जहाँ तक सवाल है तो जैसा मैंने आपको बताया कि अब वर्ल्ड स्टैंडर्ड है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि डॉक्टर राजीव व्यास ही आज ऐसा कह रहे हैं इसलिए ऐसा है, ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड है कि मात्र 1% मौत ही होती है बाईपास सर्जरी के समय, उसके बाद नहीं। सर्जरी के समय अगर किसी की मौत होती तो 1% है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 100 ऑपरेशन करते हैं तो एक ही मरीज के मरने की संभावना रहती है। अब आप ये पूछोगे कि सर ये मौत आप किस मरीज में मौत होगी या किस में नहीं होगी, इसके बारे में भी हम लोगों को पहले से पता रहता है कि ये मरीज ठीक होगा, ये मरीज ठीक नहीं होगा। तो हमारे कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग ये डिसाइड करते हैं, या फैमिली से हम बात करते हैं, फैमिली को हम कन्विंस करते हैं कि आपके केस में कितने % जिंदा रहने की संभावना है, कितने % मरने की संभावना है। नॉर्मली समय पे किया गया जो भी इलाज होता है उसमें 99% सक्सेस रेट होता ही है, और मतलब अपन ने तो देखा ही है। अब रही बात, जैसे मैं अनिल जी से भी जब मिला तो अनिल जी से मैंने किसी प्रकार की कोई बात ही नहीं की, उनको कुछ नहीं बताया मैंने कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हमने सिंपल सी बात की, आपका ऑपरेशन होना है, आप भर्ती हो जाओ। भर्ती किया, इनका टेस्ट किया, तीसरे चौथे दिन हमने सर्जरी कर दी, चौथे पाँचवें दिन ये ठीक हो गए, अपने कमरे में शिफ्ट हो गए, चलने फिरने लगे। लेकिन इनको तब भी हमने पूछो, इनको कभी बताया गया कि आपकी मोर्टेलिटी या मरने की संभावना कितने % है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि नॉर्मली अनिल जी की जगह कोई दूसरा व्यक्ति होता, क्योंकि इनका जो ट्रस्ट इन्हीं का नहीं, इनकी जो फैमिली है वो जितना ट्रस्ट इनका मेरे ऊपर था, तो कहने का तात्पर्य ये था कि इनका अगर 0.5% की इनकी रिस्क है ना, तो वो मेरी रिस्क है। जो करतूत होगी वो मेरे हाथों द्वारा की जाएगी जब मैं अंदर टाँका मार रहा हूँ। तो वो रिस्क भी मैंने अपने ही कंधों पे ले रखी थी इनके लिए भी। तो इसलिए मैंने ना इनके साले साहब है, इनको किसी को नहीं बताया कि कितने % मोर्टेलिटी होती है। बट ओवरऑल इट्स अ वेरी सेफ ऑपरेशन। तीसरे चौथे दिन हमारी टेक्नोलॉजी में इतना बदलाव हो गया है कि हम तीसरे चौथे दिन घर भेज देते हैं मरीज को। और आप सभी लोगों को मैं एक छोटा सा निवेदन ही करूँगा, कभी घबराना नहीं हार्ट की प्रॉब्लम से। हार्ट की प्रॉब्लम बहुत सिंपल होती है, हर किसी को हो सकती है, होने की संभावना रहती है, लेकिन इसका इलाज संभव है। और अगर समय पे इलाज कराया जाएगा तो 99.9% मैं ये गारंटी देता हूँ हर मरीज बच जाता है। हमारे पास 50 तरीके के इलाज उपलब्ध हैं जिसके द्वारा हम एक व्यक्ति की सो कॉल्ड जो हम बोलते हैं लाइफ स्पैन, जिंदगी हम आगे उसकी बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे मरीज ऐसे आते हैं हमारे पास जिनकी हार्ट के फंक्शन बहुत ही पुअर होते हैं, 15%, 20%। अभी भी रिसेंटली बहुत सारे मरीज हमारे पास रोज़ आते रहते हैं। कोरोना के बाद में ये इंसिडेंस भी काफ़ी बढ़ गया है। कोरोना के बाद हमने देखा बहुत सारे लोगों को जो है ये हार्ट की प्रॉब्लम सडनली यंग एज में होने लगी। तो जब वो आए तो उसमें से कई लोगों का तो हार्ट डैमेज हो चुका था, लेकिन उनके लिए भी हमारे पास ऐसी मशीनें उपलब्ध हैं जो कि अगर हम छोटे पेसमेकर के रूप में या डिवाइसेस आती हैं हमारे पास, हाँ वो इलाज महंगा जरूर है, लेकिन अगर वो समय पे वो भी कर दिया जाए तो 10-15 साल ज़िंदगी और बढ़ जाती है। उसके बाद 15 साल बाद में भी जो है हम लोग उस स्थिति में होंगे कि उनको और कोई नई टेक्नोलॉजी तब तक और दे पाएंगे, और इस प्रकार हम लोगों का लाइफ स्पैन जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो सिंपल है, कोई ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे अनुसार लगता है कि हार्ट के हर बीमारी का इलाज है, बहुत मिनिमल रिस्क है, कराने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसको डिले करने के ज़्यादा नुकसान है, सबसे बड़ी बात। और प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर। जो मैंने आपको बताया कि जो हम लोग खान पान में अगर थोड़ा बदलाव कर लें, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा लें, तो मुझे लगता है कि हम अपनी हार्ट की प्रॉब्लम्स को कम कर पाएंगे और अपनी ज़िंदगी और अपने परिवार को जो है एक अच्छी सफल देख रेख दे पाएंगे। धन्यवाद।